स्टूडेंट्स, नैना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। ठीक है बच्चों, इसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल जी। प्रहलाद अग्रवाल जी को बच्चों अपनी किशोरावस्था से ही फिल्मकारों के बारे में और के जीवन के बारे में, उनके अभिनय के बारे में विस्तार से जानने और उस पे चर्चा करने का शौक रहा है। ठीक है? और उन्होंने अपनी उसी आयु से फिल्मकारों के बारे में जानना और उनके बारे में लिखना आरंभ कर दिया था। इसमें बहुत सारी अ, फ़िल्मों के बारे में उन्होंने लिखा है। उनके बारे में उन्होंने चर्चा की और विस्तार से उनको लिखा है। ठीक है बच्चों? जिसमें से तीसरी कसम तीसरी कसम एक फ़िल्म का नाम है। और उन्होंने उसके बारे में भी जाना और उसके अभिनेताओं के बारे में, उसके निर्माताओं के बारे में जानकारी हासिल करी और अपना एक लेख लिखा, जिसका नाम उन्होंने रखा तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तो इस पाठ में बच्चों हम तीसरी कसम जो कि एक फ़िल्म है, उसके बारे में जानेंगे कि उसकी रचना कैसे-कैसे हुई, किस-किस ने किस-किस प्रकार का अभिनय उसमें किया। ठीक है बच्चों? तो तीसरी कसम एक बहुत ही प्रसिद्ध फ़िल्म हुई अपने समय की, जिसे हम आज भी जानते हैं उसकी कला के लिए, आज भी हम उसका नाम लेते हैं। कहा जाता है कि जब इस फ़िल्म को सिने पर्दे पर उतारा गया, तो ये मील का पत्थर साबित हुई। मील का पत्थर का मतलब कि जिसका बहुत लंबे समय तक प्रभाव रहे। ये एक मुहावरा है मील का पत्थर, इसका मतलब है लंबे समय तक प्रभाव रहना, क्योंकि आज तक भी हम इसको इसकी अदा के लिए इस फ़िल्म को जानते हैं और उसका नाम लेते हैं, तो इसलिए इसे बोला जाता है कि मील का पत्थर साबित हुई। ठीक है बच्चों? तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। अ, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन विश्वास भर दिया। राज कपूर कौन थे बच्चों? एक बहुत बड़े अभिनेता थे, एक्टर थे, जिन्होंने इस फ़िल्म में काम किया और इसकी जो अभिनेत्री थी इस फ़िल्म की, उनका नाम था वहीदा रहमान। ठीक है? इन्होंने बहुत ही अच्छी अदाकारा के साथ इस फ़िल्म में काम किया दोनों ने और बहुत ही प्रसिद्धि भी इनको इस फ़िल्म से मिली। ठीक है? तो आइए शुरू करें। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया। संगम एक फ़िल्म जिसकी उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली। फ़िल्म ने बहुत नाम कमाया और उसकी वजह से राज कपूर जो अभिनेता थे, उनमें बहुत ही गहन मतलब गहरा आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस भर गया। और उस उनके एक साथ 4 फ़िल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है? इन फ़िल्मों की उन्होंने घोषणा की। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फ़िल्म का एक ही भाग बनने में 6 वर्षों का समय लगेगा। ठीक है? फ़िल्म मेरा नाम जोकर जब उन्होंने करी, तो उसके एक भाग को बनने में ही 6 वर्ष लग गए, जो कि राज कपूर तक ने भी नहीं सोचा होगा, जिन्होंने इसमें अभिनय करने के लिए हाँ बोल दिया था और अभिनय करना शुरू कर दिया था। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत मतलब जिसमें उन्होंने अभिनय किया, कई फ़िल्में प्रदर्शित हुई। इस बीच में और भी कई फ़िल्में प्रदर्शित हो गई उनके द्वारा बनी हुई। जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। ठीक है? मेरा नाम जोकर जब बन रही थी उसी बीच में ही तीसरी कसम भी बनी और प्रदर्शित हुई। यह वह फ़िल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की मतलब सबसे अच्छी भूमिका अदा की। उन्होंने बहुत ही अच्छी अदाकारा इसमें अदी अदा अपनी दिखाई। यही नहीं तीसरी कसम
वह फ़िल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा। तीसरी कसम फ़िल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। हुँ। सेल्यूलाइड मतलब कैमरे की जो रील होती है उस पर रचने वाली, कि उसके ऊपर पूरी सार्थकता से ठीक है? इसको उतारा मतलब पूरे अच्छे से उन्होंने इस फ़िल्म में अभिनय किया और ये सिर्फ़ एक फ़िल्म ही नहीं थी बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सेल्यूलाइड पर मतलब फ़िल्म के जो रोल होता है, रील होती है, उसके ऊपर मानो एक कविता लिखी हो, ऐसी प्रतीत होती थी। इतनी अच्छी फ़िल्म थी ये इतनी कला वाली फ़िल्म थी। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की सबसे पहली और अंतिम फ़िल्म है, ठीक है? शैलेंद्र जो कि इसके गीतकार हैं, शिल्पकार हैं। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, ठीक है? इसको राष्ट्रपति स्वर्ण पदक भी मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा भी इस फिल्म को सम्मानित किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। ठीक है? मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को पुरस्कार मिला। इसकी कलात्मकता की लंबी-चौड़ी तारीफ़ें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फ़िल्म बनाई थी, जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था और किसी के बस की नहीं थी। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। ठीक है? शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए। जो राज कपूर जो अभिनेता थे उनके अंदर जो भावनाएँ थी, उसको मानो शब्द दिए और राज कपूर ने क्योंकि इसको बहुत ही अच्छे से इस फ़िल्म में काम किया, बहुत अच्छे से अभिनय किया और बिना किसी पारिश्रमिक के, बिना किसी पेमेंट के उन्होंने शैलेंद्र जी से इसके लिए सिर्फ़ कितने पैसा लिया? पूरा ₹1 और वो भी पूरा एडवांस। उन्होंने बोला कि मुझे सारा पैसा एडवांस चाहिए, फिर वो हैरान हो गए, फिर उन्होंने बोला कि वो ₹1 चाहिए उनको। ठीक है? तो उन्होंने पूरी फ़िल्म ₹1 में की, शैलेंद्र जी ने जो बनाई फ़िल्म। हुँ। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फ़िल्म की असफलता के खतरों के बारे में भी आगाह किया कि इस वजह से ये फ़िल्म असफल भी हो सकती है। पर शैलेंद्र जी को कहाँ कोई कुछ सोचना था क्योंकि उनको ये इच्छा ही नहीं थी कि वो इसमें बहुत सारी संपत्ति या यश की प्राप्ति करें। उनको तो सिर्फ़ आत्म-संतुष्टि का सुख चाहिए था और उसी के लिए उन्होंने इस फ़िल्म को बनाया। ठीक है? अ, हुँ, लेकिन क्या हुआ कि इस फ़िल्म के लिए वितरक मतलब इसको प्रसारित करने वाले नहीं मिल पा रहे थे, वो बहुत ही मुश्किल से मिले जबकि इसमें बड़े-बड़े अभिनेता थे राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे सितारे थे, लेकिन फिर भी इस फ़िल्म को प्रसारित करने के लिए वितरक नहीं मिल रहे थे। ठीक है? दरअसल इस फ़िल्म की संवेदना जो थी, वो तौली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी। इतनी संवेदनशील फ़िल्म थी ये। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फ़िल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर-तरीकों से अनजान थे कि उनको नावाकिफ़ थे कि उनको पता नहीं था कि फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, क्या नहीं होता या किस तरीके से फ़िल्मों को असफलताएँ भी मिलती हैं, उनको सब कुछ पता था। लेकिन फिर भी उनमें इन सब में उलझ कर वे अपनी आदमियत को नहीं खो सके थे। ठीक है? वे अपनी आदमियत को नहीं खो सके और ना ही खोना चाहते थे। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने इस फ़िल्म को बनाया कि पता नहीं कितने लोग पसंद करेंगे या नहीं, इसको प्रसारित करने वाले भी मिलेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फ़िल्म को बनाया। ठीक है बच्चों? ओके। आगे पढ़ते हैं। हुँ। कि उनको सब कुछ पता था लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आदमियत नहीं खोई। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है,
प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, इसके अंतरे की एक पंक्ति, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, पर संगीतकार जयकिशन जी ने आपत्ति व्यक्त की थी, ठीक है? लेकिन फिर भी शैलेंद्र जी ने इसमें परिवर्तन नहीं किया, वो इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए, ठीक है? वो क्या कहते थे कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए, ऐसा शैलेंद्र जी का मानना था। ठीक है बच्चों? हुँ। और उनका यकीन गलत भी नहीं था। वे अच्छे गीत भी हाँ, उन्होंने शैलेंद्र जी ने अच्छे गीत भी लिखे जो बहुत ही लोकप्रिय हुए। कौन से? मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र जी ही लिख सकते थे और कोई नहीं। क्योंकि शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई हुए लिए हुए जो ये था, यही विशेषता उनकी ज़िंदगी की भी थी और यही उन्होंने अपनी फ़िल्म के द्वारा भी साबित किया था। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फ़िल्मों में से है, जिन्होंने साहित्य रचना के साथ शत प्रतिशत मतलब 100% न्याय किया हो कि सही तरीके की जो उचित साहित्य रचना है वो इसमें की गई थी। ठीक है बच्चों? हम्म अ, आगे वो कहते हैं शैलेंद्र जी ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया। हीरामन जो उसका नायक था वो बना दिया। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका बल्कि हीरामन राज कपूर पर हावी हो गया मतलब अ, ऐसा प्रतीत होता था उनकी एक्टिंग देखकर, उनका अभिनय देखकर कि मानो वही हीरामन हो। वो बिल्कुल भी अभिनय नहीं लग रहा था। ठीक है? कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से मतलब वहीदा रहमान से पूछता है कि मन समझती है ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती है। ठीक है? ऐसे लगता है कि वो जुबान से नहीं, आँखों से बोल रही है और तब ये दृश्य बहुत ही भावुक हो उठता है। आगे हमारी फ़िल्मों की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है कि लोक तत्व का अभाव। ऐसा होता है कि जो लोक तत्व नहीं होता, बड़ी ही बनावटी-सी होती हैं, लेकिन ये फ़िल्म बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वे ज़िंदगी से दूर होती हैं जो फ़िल्में होती हैं और यदि त्रासद स्थितियों को, दुखद स्थितियों का चित्रांकन करना होता है, तो उन्हें बहुत ही ग्लोरीफ़ाई किया जाता है, दर्शाया जाता है इस तरीके से, ठीक है? जो कि रियल नहीं लगती हैं। हुँ। तीसरी कसम की यह ख़ास बात थी कि वह दुःख को भी सहज स्थिति में प्रस्तुत करती है, कि वो भी बिल्कुल जिसे कहेंगे रियल सा लगता है कि सच में ऐसा है। अभिनय बिल्कुल भी नहीं लगता। ये दर्शक भी बहुत ही भावुक हो उठते हैं जब उसको देखते हैं, इस फ़िल्म को देखते हैं। शैलेंद्र सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। जो बात उनकी ज़िंदगी में थी, वही उनके गीतों में थी। उनके गीतों में सिर्फ़ करुणा नहीं, जूझने का भी संकेत था। ठीक है? कि सिर्फ़ करुणा नहीं दर्शती थी, बल्कि उससे जूझने का भी असल की ज़िंदगी से जूझने का भी संकेत दिखता था। ठीक है बच्चों? अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। उन्होंने की बहुत ही अच्छा अभिनय इस फिल्म में किया। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाले कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। ठीक है कि मतलब सबसे ऊँचाई को छूते हैं ये मासूमियत में, बहुत ही अच्छी मासूमियत को दर्शाया गया है। उन्होंने बहुत ही अच्छा मासूमियत का अभिनय इस फ़िल्म में किया है। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद हैं, उतना जागते रहो में भी नहीं, जागते रहो भी उनकी एक फ़िल्म है।
उसमें भी इतना अच्छा अभिनय कर पाए जितना कि उन्होंने तीसरी कसम में किया, जबकि जागते रहो भी बहुत ही अच्छी फ़िल्म साबित हुई। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा सराहा गया था, लेकिन तीसरी कसम वह फ़िल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता, बल्कि वह हीरामन के साथ एकाकार हो गया है कि मानो वह स्वयं हीरामन ही हो और वही अपने मन को दर्शा रहा हो। तो वो जो बोल रहे हैं वो डायलॉग नहीं लगते, बल्कि असल में उनके मन से बातें निकल रही हों, ऐसा लगता है। इतना अच्छा अभिनय राज कपूर जी ने इस फ़िल्म में किया। ठीक है बच्चों? आगे पढ़ते हैं। तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है, जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रू शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। ठीक है? उनको शोमैन का नाम दिया गया था। ठीक है? उस समय की फ़िल्म ये है। हुँ, उनको ये मुकाम हासिल हुआ। उनका अपना व्यक्तित्व एक किवन किवदंती किवदंती बन चुका था। मतलब कहावत बन चुका था। लेकिन तीसरी कसम में वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया है। ठीक है ना? उस किरदार में वो पूरे तरीके से ढल गया और बहुत ही बखूबी उन्होंने इस किरदार को निभाया। ठीक है बच्चों? हुँ, तीसरी कसम बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, इसको बहुत ही प्रसिद्धि मिली। तो बच्चों इसके द्वारा लेखक हमें क्या बता रहे हैं कि बहुत सा मतलब तीसरी कसम के बारे में लेखक प्रहलाद अग्रवाल ने जानकारी हासिल करी और उसके बारे में हमें बताया, तो वो ये बता रहे हैं कि बहुत सारी फ़िल्में हम देखते हैं, हम सिनेमा घर जाते हैं। कुछ ऐसी फ़िल्में भी होती हैं जिन्हें हम देखते हैं और सिनेमा घर से बाहर निकलते ही उसकी कहानी को भूल जाते हैं, उसपे इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं, जिन्हें हम हमेशा याद रखते हैं और हमारे जीवन पर एक बड़ा असर भी छोड़ देती हैं। हम उससे जीवन में बहुत सारे बदलाव भी ले आते हैं या कुछ ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ही भावुक कर देती हैं। तो तीसरी कसम भी एक ऐसी ही फ़िल्म थी जो कि मील का पत्थर साबित हुई, मतलब बहुत लंबे समय तक प्रभाव छोड़ने वाली, कि इतने बरसों हो गए उस फ़िल्म को, लेकिन आज भी हम उसकी अदा के लिए और उसके भावुकता के लिए हम उसको जानते हैं, उस फ़िल्म को आज भी याद करते हैं। इतनी संवेदनशील ये फ़िल्म बनाई और इसमें बहुत ही अच्छा अभिनय राज कपूर जी ने और वहीदा रहमान जी ने किया। तो बच्चों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।